अस्सलाम वालेकुम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा यार, मैं काफ़ी ब्रेक लिया मैंने नई वीडियो बनाने में। उसकी रीज़न्स कुछ दो चार ये थी कि कुछ चीज़ें आप लोगों को समझानी थी और कुछ बातें आप लोगों से करनी थी। अभी तक की मैंने जितनी भी वीडियोस अगर अपलोड की, उम्मीद है कि आप लोगों ने उसमें से कुछ देखी होंगी, कुछ लोगों ने देखी भी हैं, लेकिन मुझे उसका फ़ीडबैक नहीं आया। तो फीडबैक अगर नहीं आएगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं डिसहार्ट हो जाऊंगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसका मतलब ये है कि आप लोगों ने प्रैक्टिस नहीं की, आप लोगों ने उसको समझने की कोशिश नहीं की। देखें, ट्रेडिंग जो है ना, वो एक ऐसा बिज़नेस है जिसमें से, जिस तरह मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ कि यार आप एक दुकान डालते हो, दुकान में आप 5-10 लाख रुपए का माल लगाते हो, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आप जो है ना वो करोड़पति बन जाएंगे और अरबों खरबों कमा लेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप अपनी दुकान में से जो प्रॉफिट होता है वो मैक्सिमम 30,000 40,000 पर मंथ निकालते हैं, और जबकि आपकी इन्वेस्टमेंट होती है 10 लाख 15 लाख रुपए। ठीक है। इसी तरीके से फॉरेक्स को भी कुछ लोग ऐसा समझते हैं कि ये गैम्बलिंग है, या फिर ये कोई कसिनो में हम आके बैठ गए हैं, अब यहाँ पर हम करेंगे बाय और हम प्रॉफिट में जाएंगे, फिर हम करेंगे सेल और हम प्रॉफिट में जाएंगे। ऐसा कुछ भी नहीं है। वेरी ऑनेस्टली, पैसा जो है ना वो पैसे को खींचता है। अगर आप फॉरेक्स की फील्ड में एक ट्रेडर बन के फॉरेक्स से करोड़पति बनना चाहते हैं तो उसके लिए आपको करोड़ इन्वेस्ट करना ज़रूरी है। ठीक है। जितना आप इन्वेस्ट करेंगे उसी हिसाब से आप प्रॉफिट लेंगे। आपका जो कैपिटल होता है फॉरेक्स में, वो बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है आपके लिए। ठीक है। सबसे पहले तो फॉरेक्स आप ट्रेडिंग तब करें ना जब आपके पास एक्स्ट्रा कुछ पैसे हों। सही है। जो आपके पास पैसे होंगे आप उसमें से अगर करें तो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि अपनी फैमिली को, अपने आप को रिस्क में डाल के ट्रेडिंग करेंगे तो वो ट्रेडिंग कभी भी कामयाब नहीं होगी, क्योंकि उसमें इमोशंस जो होंगे ना वो आपके स्टेबल नहीं रह सकते। क्योंकि आप बोलेंगे यार मैंने तो अपना सब कुछ गंवा दिया है, सब कुछ फॉरेक्स में इन्वेस्ट कर दिया है, अब मुझे इधर से जल्दी जल्दी प्रॉफिट चाहिए। और जल्दी की गेम ये है नहीं, इसमें इंतहाई इंतहाई मुस्तकिल मिजाजी वाला बंदा चलता है, और इंतहाई डिसिप्लिन और इंतहाई खुद पे कंट्रोल रखने वाला जो बंदा होता है ना वही कामयाब रह सकता है। फॉरेक्स में आपके कैपिटल के हिसाब से अगर आप मंथ का 20% भी निकालते हैं ना तो वो बहुत अच्छी इनकम होती है। एग्जांपल ये है कि अगर आप $100 से स्टार्ट कर रहे हैं और आप महीने का अगर उसका 20% भी निकाल लेते हैं तो समझ लें कि यार आपने कुछ अचीवमेंट की है। इसी तरह ग्रो करते करते आप एक दिन एक लेवल का अपना इक्विटी बनाते हैं और उस दर से आप एक अच्छी ट्रेड करके अपने आप को जल्दी बूस्टअप कर सकते हैं। जहाँ तक मेरी बात है, अल्हम्दुलिल्लाह मेरे पास एक्सपीरियंस है, मैं काम कर रहा हूँ। मैं एक मिडिल क्लास फैमिली से ताल्लुक़ रखता हूँ, मैं बहुत अमीर फैमिली से ताल्लुक़ नहीं रखता कि मेरे पास एक्स्ट्रा पैसे बहुत ज़्यादा हैं और मैं 15,000 20,000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट करूँ और वहाँ पे मैं खेलता रहूँ और इन्जॉय करूँ अपनी लाइफ को। ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे जो है वीकली टारगेट सेट करना पड़ता है और मंथली टारगेट सेट करना पड़ता है, और मैं उसी हिसाब से अल्हम्दुलिल्लाह जो है अचीव करता हूँ और मैं विड्रॉ लेता रहता हूँ। तो मुझे अपना घर चलाना पड़ता है और अपने घर चलाने के लिए मुझे वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे विड्रॉ करने पड़ते हैं। इस वजह से मेरा अकाउंट जो है वो बहुत हाई लेवल इक्विटी पर नहीं है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इतना है कि मैं अपना घर चला लेता हूँ। तो आप लोग चूँकि अभी मैक्सिमम लोग न्यूबीज़ हैं, तो मैं चाहता हूँ कि यार आप लोग अपना टाइम ना इन्वेस्ट करें, अपने आप को ख़राब ना करें। टाइम इन्वेस्ट करके जो है ना अपने आप को ज़ाया ना करें। अगर आपने कोई चीज़ सीखनी है, अगर अगर आपने कोई चीज़ में अबूर हासिल करना है, अपनी स्किल डेवलप करनी है, तो इस चीज़ पे आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और प्रैक्टिस करने के बाद आप किसी हद तक जो है एक लेवल तक पहुंच सकते हैं। प्रैक्टिस के लिए मैंने आपको कुछ चीज़ें बताई थी, लेकिन मुझे अभी तक किसी का कोई रिस्पांस नहीं आया। तो कोई बात नहीं, मेरा इसमें कोई नुकसान नहीं है, इसमें नुकसान जो है वो आपका अपना ही है। और दूसरी बात ये है कि ये दुनिया जो है ना ये गिव एंड टेक की है। ठीक है। मुझे आपसे क्या फ़ायदा है? मुझे आपसे ये फ़ायदा है कि यार अगर आप सीखेंगे तो आप कल को दुआ देंगे, ये मेरा फ़ायदा है। ठीक है। और इसके अलावा मेरे ख़्याल से तो और कोई फ़ायदा होना नहीं चाहिए। बाकी जहाँ तक कोर्स, पेड कोर्स की बात है, मेरे पास कुछ स्टूडेंट्स ऐसे भी हैं जो कि मुझसे पेड कोर्स लेना चाहते हैं। डेफ़िनेटली मैं फिर उन पे ज़्यादा मेहनत करता हूँ
और ज़्यादा मेहनत के बाद मैं उनसे उनका जो है आउटपुट भी लेना चाहता हूँ। जब वो मुझे अपना होमवर्क करके दिखाते हैं, जब वो मुझे आउटपुट देते हैं कि सर आपने जो ये चीज़ सिखाई थी हमें और वो हमें अच्छे तरीके से समझ आ गई और ये उसका रिज़ल्ट है, तो मुझे भी खुशी होती है कि यार मेरे जो पैसे हैं वो हराम के नहीं हुए, वो हलाल हुए। ठीक है। तो बात ये है कि एट दी एंड हम लोगों ने लेना प्रॉफिट है। हम यहाँ पे सब क्यों हैं, पैसा कमाने के लिए बैठे हुए हैं, और हमारा क्या है इसमें से ताल्लुक़ है। ठीक है। तो अब पैसा आप यार अगर हलाल का पैसा कमाते हो तो उसके लिए आपको बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, बड़ा ज़ोर लगाना पड़ता है। एक मज़दूर अगर मज़दूरी करता है ना, सारा दिन ईंटें उठाता है, सारा दिन रेत बजरी गारा बनाता है, तो यार वो मेहनत करता है, अपना पसीना बहाता है, टाइम देता है, ठीक है, ज़ोर लगाता है, तब जाके उसको महीने दिन के जो है ना 800 1000 रुपये मिलते हैं। सही है। तो इसी तरीके से ये फॉरेक्स कोई इस तरह की गेम नहीं है कि वीडियो गेम है और आप बैठे हुए हैं और आपने जो है ना बस बाय कर दिया सेल कर दिया और आप कामयाब हो गए। ऐसा कुछ भी नहीं है। मेरी इन बातों को अगर आप महसूस कर रहे हैं तो आई एम रियली सॉरी। इन बातों को महसूस नहीं करना, पर ये हकीकत है। ठीक है। बहुत सारे लोग जो है 90% अगर आज फॉरेक्स से नुकसान उठा रहे हैं तो वो इसी वजह से उठा रहे हैं। और जो 10% लोग कामयाब हो गए हैं वो इसी वजह से कामयाब हो गए हैं क्योंकि उन्होंने अपने ऊपर एक कंट्रोल कर लिया है। ठीक है। उन्होंने अपने इमोशंस को कंट्रोल कर लिया, उन्होंने अपने आप को एक डिसिप्लिन के हिसाब से चलाना शुरू कर दिया है। तो जब तक आप अपने अंदर एक डिसिप्लिन नहीं लेकर आएंगे तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। ट्रेडिंग करने के कुछ असूल होते हैं कि उससे पहले आपने तैयारी करनी पड़ती है। आप तैयारी करेंगे, आप देखेंगे मार्केट का स्ट्रक्चर क्या बन रहा है, यहाँ पे मुझे बाय अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, मुझे सेल अपॉर्चुनिटीज़ मिल रही हैं, मेरा टीपी कहाँ तक होना चाहिए, टेक प्रॉफिट, मेरा लॉस कहाँ पर होना चाहिए, तो लॉस कितना होना चाहिए। ठीक है। ये सारी चीज़ें लेके बैठते हैं। दूसरी मेन बात, आप एक अच्छे ट्रेडर बन गए, प्रोफेशनल ट्रेडिंग कर रहे हैं आप, तो इसका ये मतलब भी नहीं है कि आप स्टैंडर्ड लॉट्स लगाना शुरू कर दें। ठीक है। जो जितने भी प्रोफेशनल ट्रेडर्स हैं वो स्टैंडर्ड लॉट्स तब लगाते हैं जब उनकी इक्विटी जो है ना कम से कम $25,000 या $30,000 से ऊपर गुजर चुकी होती है, तभी वो लगाते हैं। अदरवाइज़ जो भी करते हैं वो रिस्क लेते हैं, बहुत बड़ा रिस्क लेते हैं। रिस्क लेना चाहिए, बट रिस्क उतना लो कि आप उसको जो है ना संभाल भी सको बाद में। ये नहीं कि बाद में हाथ पे हाथ रख के बैठ जाओ और अपना सर दीवारों और टकरों पे मारते रहो कि यार ये मुझसे क्या हो गया। मेरे भी ऐसे लेट होते हैं, मैं कोई फरिश्ता नहीं हूँ। ठीक है। मुझसे भी गलतियाँ हो जाती हैं, और मार्केट जो मूव करती है ना वो ना आपके कंट्रोल में ना मेरे कंट्रोल में ना किसी के कंट्रोल में नहीं है। हम सिर्फ प्रिडिक्शंस करते हैं, हम सिर्फ एनालिसिस करते हैं और उन एनालिसिस की बेस पे हम लोग ट्रेड लेते हैं। ठीक है। और जब हम ट्रेड लेते हैं तो हमारे काफ़ी दफ़ा एसएल भी हिट हो जाते हैं। अगर हम 5 ट्रेड लेते हैं, मैं अपनी बात करता हूँ, अगर मैं 5 ट्रेड्स लेता हूँ तो उसमें से 2 मेरे एसएल हिट हो जाते हैं, लेकिन जो 3 मुझे प्रॉफिट मिलते हैं वो मेरे 2 को भी रिकवर कर देते हैं और आफ्टर ऑल मुझे थोड़ा सा प्रॉफिट भी दे जाते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस इस बिज़नेस का हिस्सा है। इस चीज़ की आदत बना लें कि यार लॉस हो गया ओ हो, इस तरह नहीं। मनी मैनेजमेंट को फॉलो करते हुए मैंने एक ग्रुप में एक मनी मैनेजमेंट प्लान भी शेयर किया था। इसी तरीके से अगर आप एक प्लान के हिसाब से अपने आप को डिसिप्लिन करके कोई भी काम करेंगे तो आप उसमें डेफिनेटली कामयाब हो जाएंगे। ठीक है। अब काफ़ी मेन ज़रूरी बातें जो मैंने थी वो आप लोगों को बता दी हैं। अब कुछ बातें ऐसी हैं जो कि आपको बताना बहुत ज़रूरी है, रिवीजन करवाना भी ज़रूरी है। जैसे कि आपकी मार्केट का जो बैकबोन होता है, किसी इंसान का जिस तरह रीढ़ की हड्डी होती है ना, अगर वो बैकबोन में इशू आ जाए तो उसका उठना बैठना चलना फिरना, इवन ये कि अपनी ज़िंदगी गुजारना इंतहाई बड़ा मुश्किल हो जाता है। इसी तरह मार्केट की जो बैकबोन है ना वो सपोर्ट रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस ही हैं। मैंने सपोर्ट रेजिस्टेंस के बारे में थोड़ा सा आपको बताया था, कोशिश करूँगा अभी आपको थोड़ा सा और बता दूँ उसके बारे में, और साथ में ट्रेंड लाइंस को भी इंट्रोड्यूस करूँगा, और साथ में स्विंग्स क्या होती हैं, स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, ये भी मैं आपको बताऊँगा। आज का लेक्चर जो है वो बेसिकली इन्हीं 3 बातों पर है। थोड़ी सी थ्योरेटिकल चीज़ों पे डिस्कस करेंगे, कुछ स्टेप्स वगैरह मैं आपको दिखाऊंगा, उसके ज़रिए समझाने की कोशिश करूंगा। देन उसके बाद जो है हम इंशाल्लाह प्रैक्टिकल की तरफ जाएंगे अपने चार्ट पे। तो ठीक हो गया। अब इंशाल्लाह जो है हम बहुत जल्द जो है अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। अच्छा, तो यार हम लोग अपना लेक्चर शुरू करते हैं अब, अल्लाह का नाम लेकर।
अच्छा, तो सबसे पहले हम सपोर्ट रेजिस्टेंस पे बात करेंगे और उसके बाद हम ये बात करेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस कैसे बनी जाती हैं। ऑलरेडी आप लोगों को मैं बता चुका हूँ। और उसके अलावा शिफ्टिंग ऑफ जोन्स, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। और तीसरी चीज़ जो मैंने अभी तक आप लोगों को नहीं बताई थी, लेकिन अब मैं बताने लगा हूँ आपको, ट्रेंड लाइंस के बारे में और स्विंग्स के बारे में कि स्विंग्स होती क्या है और ट्रेंड लाइंस एग्जैक्टली जो है वो ड्रॉ कैसे की जाती हैं। क्योंकि ट्रेंड लाइंस और बैक और आपकी जो सपोर्ट रेजिस्टेंस है, ये एक फॉरेक्स ट्रेडिंग में किसी भी चार्ट को एनालिसिस करने के लिए उसकी बैकबोन कंसीडर की जाती है। और अगर ये सही नहीं होगा तो डेफिनेटली आपके लॉस के चांसेस ज़्यादा होंगे और प्रॉफिट के कम होंगे। तो अप ट्रेंड की तरफ हम जाते हैं कि ये मैंने आपको बताया था कि ये एक अप ट्रेंड है, ठीक है, जिसमें मार्केट जो है वो अपना हायर हाई और हायर लोज बनाती हुई ऊपर की तरफ जा रही है, ठीक है। ये आपका जो है एक तरह का अप ट्रेंड है। इसी तरह मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है जब डाउन ट्रेंड की तरफ मूव करती है तो कुछ इस तरीके से मूवमेंट करेगी वो। ठीक हो गया। तो ये आपका डाउन ट्रेंड है। मार्केट बेसिकली, जो मार्केट की मूवमेंट है वो दो ही होती हैं, एक अप की तरफ होती है, एक डाउन की तरफ होती है। और तीसरी मैंने आपको ये बताई थी कि ये जो है एक रेंजिंग फॉर्म में होगी जो कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को लेगी, ठीक है, यानी एक स्पेसिफिक एरिया में ही मूव करेगी। अब अप ट्रेंड को जो है ना पहचानने के लिए हम एक ट्रेंड लाइन का सहारा लेते हैं, ठीक है, जिसको हम इस तरीके से ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसकी जो बेसिक पहचान है वो ये है कि आपके एटलीस्ट दो पॉइंट्स या दो आपके जो हैं विक्स जो हैं वो कनेक्ट होनी चाहिए। जो तीसरी पॉइंट होगा उस पे हम यहाँ पे डिसीजन लेते हैं कि यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है। पैटर्न के बारे में भी मैंने आप लोगों को बता दिया था कि इनगल्फिंग बन रहा है या पिन बार बन रही है या डोजी बन रही है या हैमर बन रही है। यहाँ पे हम वो चीज़ ऑब्ज़र्व करते हैं और उसके बाद मार्केट जब इस पॉइंट तक आती है, ये तो अभी एग्जांपल है, लेकिन मार्केट जब इस पॉइंट तक को टच करेगी तो डेफिनेटली यहाँ से ऊपर जाएगी। ठीक हो गया। ये अप ट्रेंड को पहचानने का सबसे आसान तरीका है कि आप एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं नीचे से, ठीक है। अप ट्रेंड को पहचानने के लिए जो आप ट्रेंड लाइन यूज़ करते हैं उसको आप नीचे से ड्रॉ करते हैं, और डाउन ट्रेंड को जब आप करते हैं तो उसके लिए आप ऊपर से लगाते हैं। और कोशिश ये कीजिएगा कि कम से कम दो पॉइंट्स आपके कनेक्ट होने चाहिए, तभी जाके वो एक प्रॉपर और सिग्निफिकेंट पॉइंट एरिया कंसीडर किया जाता है, जिस तरीके से ये मैंने ड्रॉ किया है, ठीक है। इसका मतलब ये है कि आपका जो ट्रेंड है वो डाउन की तरफ जा रहा है। अब बहुत सारे लोग जो होते हैं वो ट्रेंड के साथ चलते हैं, और कोशिश भी यही करनी चाहिए कि आप ट्रेंड के साथ ही चलें, ठीक है। ये रिट्रेस करती है, थोड़ा सा रिट्रेस करती है, फिर ऊपर आती है, रिट्रेस, यानी अप एंड डाउन मूव करती हुई जाती है। लेकिन अच्छी एंट्री जिसमें आपके लॉस के चांसेस बहुत कम होते हैं, वो ट्रेंड के साथ ही अगर आप फॉलो करें तो बहुत बेहतर है। अब देखें, अगर आप देखा देखा जाए तो इस एरिया से आप सेल भी ले सकते हो, लेकिन सेल की एंट्री जो है वो ज़्यादा सेफ़ नहीं है, जबकि बाई की एंट्री बहुत सेफ़ है, क्योंकि आपको कंफर्म है कि यहाँ से मार्केट ऊपर जाएगी। लेकिन यहाँ पे अगर वो थोड़ी बहुत नीचे आके यहाँ से फिर ऊपर की तरफ मूव कर जाती है, यानी कैंडल्स यहाँ से यूं इस तरीके से बनना शुरू हो जाते हैं, तो आप क्या करोगे? आप तो फंस गए ना, ठीक है। तो इस वजह से कोशिश ये कीजिएगा कि दो लाइंस को कनेक्ट होने के बाद, दो पॉइंट्स को कनेक्ट होने के बाद जब तीसरे पॉइंट पे आप आएँ, ऑब्ज़र्व करें, तो वहाँ से आप कोशिश करें कि अगर अप ट्रेंड है तो बाई की सेल लें, बाई की ट्रेड लें, और अगर डाउन ट्रेंड है तो सेल की ट्रेड लेंगे। ठीक हो गया। तीसरा, मैंने आपको हल्का सा ये जो थोड़ा सा आइडिया दिया था रेंजिंग मार्केट का, लोग रेंजिंग मार्केट में भी करते हैं। ज़्यादातर जो डे ट्रेडर्स होते हैं वो रेंजिंग को ही प्रेफर करते हैं कि यार
हमें कोई रेंजिंग मार्केट मिल जाए, ताकि स्पेसिफिक एरिया होता है उसका, और उसी एरिया के अंदर जो है ट्रेड की जाती है। मैं थोड़ा सा अवॉइड करता हूँ इस चीज़ को। ठीक है, मैं एक ट्रेंड के साथ जाता हूँ, क्योंकि रेंजिंग मार्केट में कोई सर पैर होता नहीं है, इस वजह से जो है वो मेरे लिए थोड़ा मुश्किल है। लेकिन ये है कि उसमें भी ट्रेड हो सकती है अगर वो स्पेसिफिकली सही तरीके से फॉलो करे तो। क्योंकि रेंजिंग मार्केट में यहाँ से आप सेल की एंट्री लगाते हैं, यहाँ से आप सेल की एंट्री लगाते हैं, यहाँ से आप बाय की एंट्री लगाते हैं, यहाँ से आप बाय की एंट्री लगाते हैं, लेकिन यहाँ पे ब्रेकआउट के चांसेस भी बन जाते हैं, फेक कैंडल्स भी बन जाती हैं। तो इस वजह से थोड़ा सा रिस्की हो जाता है। हमने काम वो करना है जिसमें रिस्क कम हो, रिवॉर्ड ज़्यादा हो। अच्छा, यहाँ तक आपको सारी चीज़ें होपफुली समझ आ चुकी होंगी। अब हम थोड़ा सा जाते हैं अपना पैटर्न्स की तरफ, आपको थोड़ी सी पिक्चर्स वगैरह दिखा देते हैं। ये कैंडल है जो कि मैं आपको पहले इंट्रोड्यूस कर चुका था, एक दफ़ा रिवाइज हो रहा है। ये बुलिश कैंडल है, ये बेरिश कैंडल है। ठीक है, जो बुलिश कैंडल होती है वो अपनी ओपनिंग प्राइस से ऊपर जाके क्लोज हो तो वो ही इसको बुलिश कहा जाता है, और बेरिश जो है वो अपनी ओपनिंग प्राइस से नीचे जाके क्लोज हो तो उसको बेरिश कहा जाता है। बाकी ये जो साथ में दो छोटी छोटी आपको स्टिक्स नज़र आ रही हैं, इसको विक्स और शेडोज़ कहा जाता है। ये आपके बेसिकली फुट प्रिंट्स होते हैं जो आपको बताते हैं कि मार्केट यहाँ तक आई थी और यहाँ से रिवर्स हो गई। ठीक है, आज का जो लेक्चर था वो कुछ इस चीज़ पे मुनसर कर रहा था, सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस, यानी इस तरीके से आपकी ये रेजिस्टेंस बन गई, ये रेजिस्टेंस बन गई, ये ऊपर रेजिस्टेंस बन गई, नीचे आपकी सपोर्ट्स बनती है जा रही है, और देखा जाए तो ये आपका एक अप ट्रेंड की तरफ जा रहा है। ठीक है, उसके अलावा मैंने आपको ये भी बताया था कि जब सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट, ये देखिए मार्केट यहाँ पे इसने सपोर्ट ले रही थी, फिर इसने सपोर्ट ली, अब यहाँ पर जब ये आई अपनी इसने रेजिस्टेंस को ब्रेक किया, तो नेक्स्ट टाइम उसने इस एरिया को अपना एज अ सपोर्ट लिया और ऊपर एक नई रेजिस्टेंस क्रिएट की। तो इसका मतलब क्या है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट। सेम इसी तरीके से ये आपके अप ट्रेंड में रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनती है, और आपके डाउन ट्रेंड में सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनती है, क्योंकि जब सपोर्ट ब्रेक होती है तो एक नई सपोर्ट बनती है, और वो एरिया जो होता है जो सपोर्ट का होता है, जो ब्रेक हुआ होता है, वो आपके लिए नेक्स्ट टाइम रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, इतना मुश्किल नहीं है इस चीज़ को समझना, बस थोड़ा सा फोकस करने की देर होती है। उसके अलावा ये मैंने अभी आपको बताया कि अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है। अप ट्रेंड को आप नीचे से ड्रॉ करते हो ट्रेंड लाइन को, डाउन ट्रेंड को आप ऊपर से ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये इस तरीके से उसकी पहचान है। ये थोड़ा सा ग्राफिकल व्यू में आपको दिखा देता हूँ चार्ट का, कि ये मैंने आपको बोला था ना कि दो पॉइंट्स कम से कम टच होने चाहिए। ये देखें, एक पॉइंट यहाँ पे टच हुआ, एक पॉइंट यहाँ पे टच हुआ, और ये एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड की पहचान है। ठीक हो गया। ये एक और पिक्चर मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में किस तरीके से चलती है, डाउन ट्रेंड में किस तरीके से चलती है, और साइड वे किस तरीके से चलती है। आप चाहें तो इसकी स्नैपशॉट भी ले सकते हैं अपनी याद दहानी के लिए। अच्छा, ट्रेंड लाइंस की बात तो हमने कर ली, अब हम करेंगे थोड़ी सी स्विंग्स के बारे में बात, कि स्विंग्स बेसिकली क्या होती हैं। अच्छा, तो आप एग्जांपल के तौर पे ले लें कि मार्केट जो है ये ऊपर गई, फिर नीचे आई, फिर ये ऊपर गई, फिर ये नीचे आई, फिर ये ऊपर गई। तो मार्केट एक तरीके से ऊपर की तरफ जा रही है। अब इसमें स्विंग्स कहाँ हैं? स्विंग्स जो हैं वो बेसिकली उस टर्निंग पॉइंट्स को कहते हैं जहाँ से मार्केट को रिजेक्शन मिलती है, एक हैवी रिजेक्शन मिलती है, और वहाँ से रिट्रेसमेंट जो है कम से कम 30% 50% की रिट्रेसमेंट हो तो हम उसको एक अच्छा स्विंग पॉइंट कहते हैं। यहाँ से मार्केट ठीक ठाक नीचे आई, यहाँ से मार्केट ठीक ठाक नीचे आई, यहाँ से मार्केट ठीक ठाक ऊपर गई, यहाँ से मार्केट भी ठीक ठाक ऊपर गई। तो जो ये एरिया होगा, इस पॉइंट को हम कहेंगे स्विंग हाई, और इस पॉइंट को हम कहेंगे स्विंग लो। ठीक है, यानी जब आप अप ट्रेंड की तरफ जा रहे होते हैं तो आप हाई स्विंग्स को कनेक्ट करते हैं आपस में,
और जब आप डाउन ट्रेंड की तरफ आ रहे होते हैं तो आप जो है उस वक्त स्विंग्स लोअर हाई को जो है कनेक्ट कर रहे होते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे जिस तरह ये स्विंग लो है, ये स्विंग लो है, अगर आप इसमें ट्रेंड लाइन बनाना चाहें तो आप इस तरीके से इसको बनाएंगे, इस तरीके से इसको बनाएंगे, यानी ये पॉइंट जो है कनेक्ट होना चाहिए। अभी थोड़ा सा दूर है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ एग्जांपल के तौर पे कि ये पॉइंट इस तरीके से कनेक्ट होना चाहिए और ऐसे, तब आप इसको कंसिडर करेंगे कि ये एक अप ट्रेंड है। सही हो गया। तो ये होती हैं बेसिकली स्विंग्स। और बहुत सारे लोग स्विंग ट्रेडर भी होते हैं, वो वेट करते हैं कि अच्छी स्विंग पॉइंट का और वहाँ से फिर वो बाय और सेल की अपॉर्चुनिटी लेते हैं। सही हो गया। लेकिन वो मार्केट मूव करती है चैनल्स की फॉर्म में। ठीक है। जिस तरह एक ट्रेन की पटरी होती है, उस ट्रेन की पटरी में मार्केट ऐसे ऐसे मूव करती है, ऐसे ऐसे मूव करती है। ठीक है। इस तरीके से मार्केट मूव करती है और ये एक अप ट्रेंड है। और जब ये डाउन ट्रेंड की तरफ कन्वर्ट होता है तो शिफ्ट हो जाता है बेसिकली। ठीक है। तो मार्केट जो है वो फिर कुछ इस तरीके से मूव करना शुरू कर देती है डाउन साइड पे। ठीक है। मार्केट जो है वो हमेशा जिस तरह ट्रेन की पटरियाँ होती हैं उसी तरीके से मूव करती है और हमने बेसिकली प्राइस को कैच करना होता है, प्राइस पे ग्रिप हासिल करनी होती है कि प्राइस को पकड़ना होता है हमने। हम बेसिकली प्राइस एक्शन को स्टडी कर रहे हैं और प्राइस एक्शन को ही समझ रहे हैं। और प्राइस एक्शन को समझने के लिए हमें जो है इन चीज़ों पे अबूर हासिल होना बहुत ज़रूरी है कि आपका सपोर्ट और रेजिस्टेंस एक अच्छे लेवल पे ड्रॉ होनी चाहिए, जो कि मैंने आपको पहले भी बता दी है। ट्रेंड लाइंस आपकी एक अच्छे तरीके से ड्रॉ होनी चाहिए। तो अभी हम थोड़ा सा प्रैक्टिकल करेंगे कि ट्रेंड लाइंस को कैसे हमने ड्रॉ करना है और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को। अच्छा। तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे मैं एक पेयर खोल लेता हूँ यूरो यूएसडी का। ठीक हो गया। और यहाँ पर हम देखते हैं कि हमें डाउन ट्रेंड कहाँ पे मिल रहा है अच्छा, और अप ट्रेंड कहाँ पे मिल रहा है हमें। ठीक है। अब ये अगर आपके सामने नज़र आ रहा है आपको, ये सीढ़ियाँ बनाता हुआ ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है। तो हम इसमें ट्रेंड लाइन जो है कुछ इस तरीके से ड्रॉ करेंगे। ये देखिए ऐसे, यहाँ पे आप इसको इस तरह कर सकते हैं, ऐसे करके थोड़ा सा मोटा कर लें। ये देखिए। अच्छा। तो ये जो एरिया आपको नज़र आ रहा है ये एक अच्छा ट्रेंड लाइन बन रही है जो कि अप ट्रेंड को शो कर रही है। अब देखें जितनी अच्छी आपकी ट्रेंड लाइन होगी उतना अच्छा आपके लेवल को रिस्पेक्ट देगा वो। ठीक है। मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ आपको। ये देखें, ये मार्केट जो है इस ट्रेंड लाइन को कितनी खूबसूरती से फॉलो कर रही है। अगर आप देखें, मैं आपको थोड़ा सा और क्लियर करके बताता हूँ। ये देखें, मार्केट ने जो है यहाँ से आई, यहाँ पे गई, उसके बाद यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर गई, उसके बाद यहाँ पर आई, फिर यहाँ पर गई। ठीक है। तो ये एक आपको शो कर रहा है कि आपकी जो ट्रेंड है वो एक तो अपवर्ड है। ठीक है। दूसरा ये कि जो है वो आपको बड़ा क्लियर सा व्यू दे रही है। अब यहीं पर ही आप सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस भी लगा सकते हैं। अब देखें, अगर गौर से देखा जाए तो ये देखिए यहाँ पे एक सपोर्ट का जोन बन रहा था। ठीक है। अब यहाँ पे नीचे एक सपोर्ट आ रही थी, ऊपर से ट्रेंड लाइन जा रही है। यहाँ पे उसने एक हमें, अगर आप देखें तो हमें उसने एक बहुत अच्छा सा सिग्नल दिया है। ये मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, इस एरिया को अगर आप गौर से देखें, आपकी ट्रेंड लाइन के करीब आई। ठीक है। यहाँ पे इसने पहले बुलिश दिया, ये एक सिग्नल उसने ये दिया कि जी मैंने यहाँ पे इनगल्फिंग कैंडल बनाई उसने यहाँ पर। उसके बाद उसने दोबारा डोजी हैमर टाइप चीज़ बनाई और उसके बाद उसने बहुत खूबसूरती से उसको इनगल्फ किया। यहाँ पर आपकी एंट्री होती है। यहाँ पर अगर आपने ट्रेड बाय की ली होती
तो ये ट्रेड देखें आपकी कहाँ से कहाँ पहुँची, सॉरी, ये ट्रेड आपकी कहाँ से कहाँ तक पहुँची, ऑलमोस्ट ठीक ठाक आपकी ट्रेड गई है। और ये एरिया जो था आपका, इस एरिया से नीचे यहाँ पे चूँकि आपने ट्रेड ली थी, यहाँ से 30 पिप्स नीचे अगर आप जाएं इस ट्रेंड लाइन से नीचे, तो ये आपका एसएल बनता है। इस तरीके से आप अपनी ट्रेड्स लेते हैं और उसको विन करते हैं। ठीक है, थोड़ा सा इमोशंस पे कंट्रोल करना पड़ता है क्योंकि अप एंड डाउन होती हुई जाती है, लेकिन जब आपको ये कंफर्म होता है कि यार ये अप ट्रेंड है, ये ट्रेंड अप का है और मैंने ली भी बाई की ट्रेड है, तो उसमें घबराने की, परेशान होने की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो उम्मीद है कि आपको यहाँ तक की सारी चीज़ें जो हैं वो समझ आ गई होंगी, और मैं चाहता हूँ कि आप लोग इस चीज़ पे प्रैक्टिस करें और इस चीज़ को समझें। ये तो हो गई थी थोड़ी अप की एग्जांपल। अब थोड़ा सा डाउन ट्रेंड की तरफ हम अगर आते हैं, तो डाउन ट्रेंड को भी समझने की कोशिश करते हैं कि डाउन ट्रेंड किस तरीके से होता है। तो ये अगर आप देखें, तो ये आपको एक स्ट्रॉन्ग जो है वो डाउन ट्रेंड शो हो रहा है यहाँ से, ये देखिए। अच्छा, एक और मज़े की बात आपको ये बताऊं मैं, ये डाउन ट्रेंड है, ठीक है। मज़े की बात आपको ये बताऊं कि जिस तरीके से सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस होती है ना, इसी तरह सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस बनती है, रेजिस्टेंस बिकम सपोर्ट बनती है। इसी तरह ट्रेंड लाइंस को आप इसकी बहन भाई समझ लें। ठीक है, जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस होते हैं ना, वो आपके फॉरेक्स के माँ बाप हैं, और जो ट्रेंड लाइंस होती हैं ना, वो उसके बच्चों को समझ लें आप, यानी एक बेटा एक बेटी है। ठीक है, इसी तरह ये जो ट्रेंड लाइन होती है, ये अब इस वक्त जो है एज अ रेजिस्टेंस वर्क कर रही है, लेकिन जब ये ब्रेक होगी तो नेक्स्ट टाइम ये एज अ सपोर्ट काम करेगी। ठीक है, इसी जिस तरह सपोर्ट एंड हॉरिजेंटल सपोर्ट लाइन काम करती है, इसी तरह ये भी काम करती हैं। आप इस पर मज़ीद प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको मज़ीद गौर से देख सकते हैं, तो आपको एक अच्छा रिज़ल्ट मिलेगा। आप इस पर थोड़ी सी डेमो पे प्रैक्टिस करें, सपोर्ट, रेजिस्टेंस और ट्रेंड लाइंस, इन दोनों चीज़ों को मिला के ना आप एक ट्रेड लेने की कोशिश करें। देखें आपको उसका क्या रिज़ल्ट आता है। मुझे उसका रिज़ल्ट पता चलेगा तो ही मैं आगे फॉरवर्ड करूँगा। इसके बाद, इस लेक्चर के बाद हम इंशाल्लाह प्राइस एक्शन के कुछ पैटर्न्स की तरफ जाएंगे कि प्राइस एक्शन के पैटर्न्स क्या होते हैं, ब्रेकआउट स्ट्रेटजी क्या होती है। ठीक है, और हमने ट्रेड कैसे लेनी होती है उस पर। अभी तक के लिए सिर्फ इतना काफ़ी है कि आप लोगों ने स्विंग्स को पहचानना है। ठीक है, जिस तरीके से ये आपको नज़र आ रहा है, और मैं आपको एक दफ़ा और भी क्लियर करता चलूँ, जिस तरीके से ये एक स्विंग है, सही है, ये एक स्विंग हाई, ये स्विंग है, नेक्स्ट स्विंग यहाँ पर बनी। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट स्विंग यहाँ पे बनी, थोड़ी सी मार्केट डाउन आई। ठीक है, ये चूँकि डेली का चार्ट है, तो डेली की एक कैंडल भी आपके कम से कम 100 पिप्स की होती है। इसी तरीके से आप अगर देखें तो यहाँ पे भी आपको एक अच्छा आइडिया मिल रहा है कि ये मार्केट जो है एक तो डाउन की तरफ जा रही है। एक स्विंग इसने यहाँ पे दी, ठीक है, दूसरी स्विंग यहाँ पे दी। दो स्विंग्स ऊपर वाली और दो स्विंग्स नीचे वाली जब कनेक्ट हो जाए ना, तो उसके बाद आपकी जो तीसरा जो स्विंग होती है ना, वो आपका ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी होती है। यहाँ पर आप देखते हैं कि यार मुझे कौन सा पैटर्न मिल रहा है, और उसके बाद आप ट्रेड में इंटर हो जाते हैं। ठीक है, अब देखें जिस तरह ये यहाँ पे इसके करीब, यहाँ से पे तो दूर है, लेकिन यहाँ पे थोड़ा करीब आई। अब यहाँ पे करीब आ गई है और आपको पता है कि करीब आ गई। यहाँ पे कौन सा पैटर्न बन रहा है, यहाँ पे अगर पिन बार बन गई, यहाँ पर अगर आपका हैमर बन गया, डोजी बन गया, या फिर बेरिश इनकल्फिंग बन गई, बुलिश इनकल्फिंग बन गई, तो आप यहाँ से ट्रेड ले सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी अच्छी खासी मिली है आपको। अगर आप यहाँ से ट्रेड लें तो आपको बहुत अच्छा, यहाँ पे तकरीबन हो ना हो तकरीबन 800-900 पिप्स का प्रॉफिट है यहाँ पर। तो 800-900 पिप यार, अगर आप 0.01 से लेते हैं तो $90 है। ठीक है, और इसी तरह अगर आपका ग्रो करता है अकाउंट, और आप पहले तो स्लो स्लो चलना पड़ता है, पहले 3 महीने तो इंतहाई स्लो चलना पड़ता है। पहले 3 महीने अगर आप एक दिन में $5 भी कमाते हैं ना, तो यार समझें कि आपने बहुत कुछ कमा लिया। ठीक है, क्योंकि मार्केट के जो है ना कम से कम 20-22 दिन होते हैं। अगर आप $5 भी पर डे कमाते हैं तो 5 10 या 50,
ठीक है, आप अपना $100 का अकाउंट जो है वो एक महीने में डबल कर रहे हैं। आप इसको देखें, फिर 3 महीनों में आप उसको कहाँ से कहाँ ले जा सकते हैं। अपने $100 के अकाउंट को आप 300 $350 पे ले गए। उसके बाद बेशक आप 0.02 यूज़ करें, 0.03 यूज़ करें, और कोशिश करें कि एक ट्रेड लें, दो ट्रेड लें, इससे ज़्यादा ट्रेड ना लें, और उसी पे फोकस रखें। और सबसे मेन बात, आपको एनालिसिस किसी भी पेयर के तभी समझ आएंगे जब आप एक पेयर पे स्टक हो जाएंगे। जब आप एक पेयर से पे स्टक नहीं होंगे, आप स्विचिंग करते रहेंगे, यार इस पेयर को भी देख लूँ, यार इस पेयर को भी देख लूँ, तो आपको उसकी साइकोलॉजी समझ कहाँ से आएगी? आपको उसकी ऊंच नीच समझ कहाँ से आएगी? आपको उसके बारे में पता कैसे चलेगा कि ये करता क्या है ये पेयर? आपको किसी चीज़ को जानने के लिए उसके साथ वक्त गुजारना पड़ता है, उसके साथ उठना बैठना पड़ता है। आप एक पेयर खोलें और उसी को सुबह शाम देखते रहें, आपको ऑटोमेटिकली आइडिया होता जाएगा कि खुद ब खुद आपको आइडिया होता जाएगा कि यार ये अब क्या करने वाला है। आप एक दफ़ा एक हफ़्ता बिल्कुल इस पे प्रैक्टिस करके दे देखें। कम से कम एक हफ़्ता एक पेयर को लाजमी दें, ताकि आपको उसका पता चल जाए कि इस वीक में इसने किया क्या था, डेली में इसने क्या किया, वीक में इसने क्या किया, H4 में इसने क्या किया। तो आई थिंक वीडियो भी काफ़ी लंबी हो गई है, और उम्मीद है कि आप लोगों को इन चीज़ों के बारे में समझ आ गया होगा कि स्विंग ट्रेडिंग क्या होती है, स्विंग्स को किस तरीके से पहचाना जाता है, स्विंग्स को कैच कैसे किया जाता है, ट्रेंड लाइंस जो है वो कैसे लगाई जाती हैं, और सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के जोन्स कैसे बनाए जाते हैं, और जब शिफ्टिंग होती है ट्रेंड लाइंस की वो कैसे होती है, और जब सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस की शिफ्टिंग होती है तो कैसी होती है। उम्मीद है यहाँ तक कि आपको सारी बातें समझ आ चुकी होंगी। इन केस खुदा ना खास्ता अगर आपको समझ नहीं आई, तो आप मुझसे रब्ता करें, मुझसे बात करें, और मेरी पूरी कोशिश होगी कि मैं आप लोगों को एक अच्छे तरीके से गाइड कर सकूं। अब तक के लिए इतना ही काफ़ी है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। इन केस अगर मुझसे कोई गलती हो गई हो, कोई कता कलामी हो गई हो, तो मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन खुदारा इस चीज़ को समझें और समझ के ट्रेड करें, अदरवाइज़ आप बहुत बड़ी मुश्किल में चले जाएंगे। अल्लाह हाफिज़।